ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता भारत। भारत यानी कि इंडिया की बात हो रही है, और आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल प्रतिनिधि हैं। और आप देखते हैं कि वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस साल के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम नेशनल क्रिएटर अवार्ड प्रदान करते समय कहे गए ये प्रेरक शब्द भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी भूमिका को उजागर करते हैं। आज हमारे रचनाकार केवल कहानीकार नहीं है, वे आप देखेंगे कि राष्ट्र का निर्माण कर भारत की पहचान को आकार दे रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र की गतिशीलता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आरंभ हो रहा है, और जिसकी थीम क्या है? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब। और अगले 8 दिनों में IFFI सैकड़ों फिल्मों के प्रदर्शन के साथ फिल्म के क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संवाद करेगा। और आप देखते हैं कि इसमें वैश्विक सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। वैश्विक और भारतीय सिनेमाई उत्कृष्टता का यह संगम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नवाचार, रोजगार व सांस्कृतिक कूटनीति के एक केंद्र के रूप में व्यक्त करता है। ये आप देखिए, गोवा है, ये पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगती है, और 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के उद्योग के रूप में सामने आई है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5% का योगदान देती है और 8% कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। सिनेमा, गेमिंग, एनिमेशन, संगीत, प्रभावशाली मार्केटिंग और अन्य गतिविधियों को समाहित करने वाला यह क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक परिदृश्य की जीवंतता को दर्शाता है। 3,375 करोड़ रुपए मूल्य वाले एक प्रभावशाली मार्केटिंग क्षेत्र और 2 लाख से अधिक पूर्णकालिक सामग्री निर्माताओं के साथ यह उद्योग भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाली एक गतिशील शक्ति है। गुवाहाटी, कोची, इंदौर आदि शहर रचनात्मक केंद्र बन रहे हैं, जो विकेंद्रीकृत रचनात्मक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। और भारत के 110 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और 70 करोड़ इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ता रचनात्मकता की इसी लोकतंत्रीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT सेवाएं रचनाकारों को विश्व स्तर पर दर्शकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाती है, और क्षेत्रीय सामग्री, स्थानीय स्तर की कहानी कहने की प्रतिभा ने कथा को और विविधता प्रदान की है, और जिससे भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था सच में समावेशी बन गई है। और ये सभी कंटेंट क्रिएटर आर्थिक रूप स्तर पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और इनके 10 लाख से ज्यादा आप देखते हैं कि फॉलोवर्स हैं, और ये प्रति माह आप देखते हैं कि कितना 20,000 से आप देखिए 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। यह व्यवस्था आर्थिक रूप से लाभकारी है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक प्रभाव के लिए एक मंच भी है। और आप देखिए, रचनात्मक अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव है, जो सकल घरेलू उत्पाद के विकास से कहीं आगे तक विस्तारित है। यह पर्यटन, आतिथ्य और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के सहायक उद्योगों को काफी प्रभावित भी करता है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपेक्षित लोगों की आवाज भी मजबूती से उठाता है। यह सामाजिक समावेशन, विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी समृद्ध करता है। कथ्य प्रस्तुत करने की अपनी कला द्वारा भारत ने बॉलीवुड से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक अपनी वैश्विक सॉफ्ट पावर को मजबूती दी है, जो विश्व मंच पर प्रचुर सांस्कृतिक भाव प्रदर्शित करता है। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर उच्च स्थान पहुंचाने के लिए सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर प्राथमिकता से ध्यान दे रही है। इसमें प्रतिभा हो गई, संकलन और उनकी क्षमता बढ़ाना, और सृजनकारों के लिए बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना, और फिल्म कथ्य शिल्प को सशक्त बनाने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। और आप देखिए, यह दृष्टिकोण भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, नवरचना और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। IICT का उद्देश्य भारतीय सृजनकारों, चाहे वे सिनेमा, एनिमेशन, गेमिंग या फिर डिजिटल का क्षेत्र के हों, को घरेलू स्तर पर और एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में तथा वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना सुनिश्चित करना है। फिल्म निर्माण
में भारत मनोरंजन सामग्री निर्माण का भविष्य फिर से परिभाषित कर रहा है। और आप देखिए, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन देश को कंटेंट निर्माण और अनूठे विचार के साथ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है। और वेब्स ऐसा मंच है जहां सृजनकार इस उद्योग के अग्रणी और नीति निर्माता ऑडियो विजुअल और आप देखिए मनोरंजन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने के लिए साथ मिले हैं। और क्रिएटर इन इंडिया चैलेंज भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था क्रिएटर इकोनॉमी की संभावनाओं को उजागर करने के लिए डिजाइन की गई एक अग्रणी पहल है। वेब्स की तैयारी के हिस्से के रूप में शुरू की गई इन चुनौतियों का उद्देश्य एनिमेशन, गेमिंग, संगीत, ओटीटी कंटेंट, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रेरित सशक्त बनाना है। और जब हम आप देखिए IFFI में सिनेमाई प्रतिभा के इस 8 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं तो संदेश स्पष्ट है। और भारत के रचनाकार वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत सरकार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और हमारे रचनाकारों के लिए कार्यवाही का आह्वान सरल लेकिन गहरा है। वे 5G वर्चुअल प्रोडक्शन और AI जैसी तकनीकें अपनाएं तथा ऐसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं जो भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए ऐसी कहानियां बताते हैं जो भारत की अनूठी पहचान दर्शाते हुए वैश्विक स्तर पर गूंजती है। और भविष्य उन लोगों का है जो नवाचार करते हैं, सहयोग करते हैं और सहजता से सृजन करते हैं। आइए हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर भारतीय रचनाकार एक वैश्विक कहानीकार बने ताकि भविष्य को आकार देने वाली कहानियों के लिए पूरा विश्व भारत की ओर देखे। लेखक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इनका नाम अश्विनी वैष्णव है। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। कृत्रिम तरीके से अब बुद्धि भी बनाई जाने लगी है। राजनीति, आतंकवाद और क्रिकेट। एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। तो पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के मामले में फिलहाल इतना ही पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड अर्थात ICC को यह सूचित कर दिया है कि उसकी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने ICC से पूछा कि क्या BCCI यह बताए कि वह किन कारणों से अपनी टीम उनके देश नहीं भेज रहा है। और पता नहीं कि BCCI क्या जवाब देता है और उसके जवाब में PCB संतुष्ट होता है या नहीं। लेकिन कहना कठिन है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी। अभी आप देखिए, यह भी तय नहीं है कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती है तो वहां चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी या नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तो फिर क्या किसी अन्य देश में हाइब्रिड तरीके से होगी। और इसके तहत कुछ मैच पाकिस्तान में हो सकते हैं और कुछ अन्य देश में। चूंकि एशिया कप इसी तरह हो चुका है इसलिए संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस सब के बीच PCB इसी पर जोर दे रही है कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाने वाले हैं, लेकिन शायद उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़े, क्योंकि यदि BCCI इस पर अड़ जाती है कि वह अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजने वाली है तो फिर PCB और ICC के सामने बिना भारत के चैंपियन ट्रॉफी याद देखिए कराने की नौबत आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो इस ट्रॉफी का आकर्षण की ही फीका पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, ICC को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रतियोगिता में भारत नहीं खेलेगा उसमें भारतीय कंपनियां अपनी विज्ञापन क्यों देगी। एक तो BCCI के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 1 दिसंबर आप देखते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 1 दिसंबर 1928 में। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो आप देखिए इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्रिकेट के सबसे अधिक दर्शक भारत में है और भारतीय कंपनियां बड़ी संख्या में उन मैचों में प्रायोजक बनती हैं जिनमें भारत की भागीदारी होती है। यदि पाकिस्तान भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी कराने पर अड़ जाता है तो ब्रॉडकास्टर अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। और चूंकि चैंपियन ट्रॉफी का भविष्य अधर में है इसलिए इस पर खूब बहस हो रही है और भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। इस बहस के बीच ही PCB ने यह भी तय किया है कि वह चैंपियन ट्रॉफी की नुमाइश अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शहरों में भी कराएगा।
और बीसीसीआई ने इस पर आपत्ति जताई तो आईसीसी को पीसीबी से कहना पड़ा कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। पीसीबी को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े और इससे पीसीबी के साथ पाकिस्तान को भी फजीहत हुई है। आखिरकार पीसीबी ने यह हरकत क्यों की? क्या उसे यह पता नहीं है कि इस पर बीसीसीआई की नहीं भारत सरकार की भी आपत्ति होगी? और साफ है कि पीसीबी भारत को उकसाना चाह रहा था। कोई भी समझ सकता है कि पीसीबी ने यह काम सरकार और उसे नियंत्रित करने वाली सेना के इशारे पर किया होगा। और आप देखिए खुद पीसीबी के चेयरमैन रहे नजम सेठी का यह मानना है कि चैंपियन ट्रॉफी की गुलाम कश्मीर में नुमाइश का फैसला पाकिस्तानी सेना के कहने पर लिया गया है। और साफ है कि पाकिस्तान के मामले में इस जुमले का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट की को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। और जब आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होता है तो दुनिया की निगाहें उस पर होती हैं। भारत जब भी पाकिस्तान की हरकतों के चलते उससे क्रिकेट खेलने से इनकार करता है तो उसे दुनिया भर से यह उपदेश सुनने को मिलता है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। और इस पर गौर करें, यह उपदेश देने वालों ने अभी हाल ही में आप देखेंगे कि रूस को पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी का भविष्य जो भी हो, यह जानना आवश्यक है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाना कब से बंद किया था। और ऐसा नवंबर 2008 में मुंबई भीषण आतंकी हमले के बाद से किया गया था। इस हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और इस हमले में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी सेना का हाथ था। यह बेड़मना ही है कि नवंबर में ही इस पर बहस हो रही कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। जिन्हें यह लगता है कि भारत को खेल भावना के तहत अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ने मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करने के लिए कुछ किया है और उसने कुछ नहीं किया है। और मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पठानकोट और अन्य आतंकी हमले की साजिश रचने वाले घूम रहे हैं। मुंबई में हमला करने आए आतंकियों को फोन पर निर्देश देने वाला लश्कर के आतंकी सरगना जकीउर रहमान लखवी को भारत के दबाव में जेल भेजने का काम अवश्य किया है, लेकिन यह भारत और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही था। और इसका पता तब चला जब यह खबर आई कि जेल में रहने के दौरान ही वह पिता बन गया। हाल में उसे रावलपिंडी में खुले आम घूमते देखा गया है। और स्पष्ट है कि पाकिस्तान की मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उससे यह पूछा जाना चाहिए कि यह उसकी इसमें दिलचस्पी है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान है तो उसमें इसमें वो कोई रुचि क्यों नहीं ले रहा है कि मुंबई हमले के गुनहगार दंडित हों। यह सही है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों की यह बड़ी चाहत है कि भारतीय क्रिकेट टीम उनकी धरती पर खेलने आए, लेकिन क्या भारत इसे भुला दे कि मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान को यह पता चलना ही चाहिए कि मुंबई हमले के गुनहगारों को पालने के कारण ही भारतीय टीम उनके यहाँ खेलने नहीं आ पा रही है। लेखक दैनिक जागरण में आप देखते हैं एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और एक सुरक्षा का बात भी हो रही है कि आखिर सुरक्षित हम लोग, हमारे जो भी प्लेयर जाएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक चिंता तो रहती है, कुछ भी कहिए, वो पाकिस्तान है। ऊर्जा, ये मूर्ति पूजा, निर्गुण और सगुण विचारधाराओं का व्यापक प्रसार विभिन्न कालखंडों में होता रहा है और सगुण एवं निर्गुण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि ये भक्ति के परस्पर विरोधी आयाम है। जहां भक्ति प्रेम श्रद्धा विश्वास समर्पण भावना मानवता है, वहां विरोध नहीं है। ऐसा विरोध अज्ञान के वशीभूत है और यह असहज स्थिति है। विरोधाभास सदैव भ्रम की उत्पत्ति करता है और जिससे सावधान रहना चाहिए। प्रयोग धर्मी मूर्ति पूजा सगुण भावना का प्रति दर्श है और मूर्ति पूजा आप देखिए कभी निरर्थक उद्देश्य का साधना नहीं हो सकती है। एकनिष्ठ मूर्ति पूजा प्रारंभिक और सरलतम भाव भी व्यक्ति का मार्ग है और भक्ति का यह सरल एवं सहज पथ है। और विश्वास स्वयं मूर्तवान है। यह आप देखिए निष्ठा का दर्शन है जो कण कण में विराजमान है और वहीं तो मूर्ति में विद्यमान है। मूर्ति पूजा प्रतीकात्मक आस्था का सबसे सहज और ग्राह्य साधन माना जा सकता है। यह श्रेष्ठ पूजा पद्धति है जो साकार से निराकार ब्रह्मा की ओर ले जा सकती है। मन और बुद्धि की अकल्पनीय चेष्टाओं में मूर्ति पूजा चित्र का संबल बनती है। चेतना का दृश्य स्वरूप यही है कि जो समय समय पर प्रकट होकर मनुष्य मात्र को सच्ची राह प्रदर्शित करता है। आराध्य के साक्षात्कार का यह अभ्यास मानव को पग पग की बाधाओं से दूर करता है और यह अभीष्ट की ओर चलने का उत्तम उपाय है। मूर्ति उपासना का दर्शन परिपक्व विद्या का अंश है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, अस्तु मूर्ति को सजीव माना जाए और मूर्ति पूजा को आराधना का बाह्य गुण धर्मी समझा जाए। जैसे मानसिक पूजा की अवधारणा अनुमन है, उसी तरह मूर्ति पूजा का विधान और अभिपेट है। जैसे आप देखिए विद्या का आरंभ मूर्त स्वरूप में बालक को ज्ञा बनाता है, वैसे ही मन व बुद्धि विभिन्न विग्रहों से विद्या का अभ्यास करते हैं। यह साधन है
साध्य नहीं है, पर धर्माचरण को समझने और अपनाने के लिए अनिवार्य भी है। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा इसे भी। ये आप देखिए, सेहत से खिलवाड़ की बात हो रही है। दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। यह देखना दयनीय और चिंताजनक है कि समस्त सरकारी तंत्र दिल्ली और देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाले वायु प्रदूषण से निपटने बुरी तरह नाकाम है। और इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि इस नाकामी को छिपाने की कोशिश होती दिख रही है। और इसके तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI के सही आंकड़े को सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीबी यह दलील दे रही है कि 500 से अधिक AQI के आंकड़े को इसलिए प्रकट नहीं किया जाता है क्योंकि यह स्पष्ट ही होता है कि वायु की गुणवत्ता में इससे अधिक कमी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह आंकड़ा छूते ही उससे निपटने के कदम उठाए जाने लगते हैं। क्या सीपीसीबी का यह कहना चाहता है कि AQI चाहे 500 हो या फिर 800 या फिर आप देखिए 1200 तक, यह एक ही बात है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कहीं AQI 900 होता है तो वह उस इलाके से दोगुना हानिकारक होगा जहां पर आप देखते हैं 450 होगा। यह सीबी का यह भी कहना चाहता है कि इसमें से कोई अंतर नहीं पड़ता कि AQI 450 हो या 900 हो, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी स्वाभाविक है, यदि कहीं AQI 450 से 500 है और कहीं 900 से 1000, तो जहां ज्यादा है वहां प्रदूषण को रोकथाम के कहीं अधिक कठोर उपाय करने होंगे। क्या होंगे? उपाय करने होंगे। सीपीसीबी की माने तो जो अन्य एजेंसियां दिल्ली या फिर दूसरे शहरों का एक ही आंकड़ा दे रही हैं वह भिन्न मानकों पर है। यह सही हो सकता है, लेकिन क्या इसके आधार पर यह मान लिया जाए कि दिल्ली में AQI 450 से 500 के ऊपर जा ही नहीं रहा है? सीपीसीबी यह तो कह रहा है कि वायु गुणवत्ता संबंधी उसके आंकड़े प्रामाणिक विश्वसनीय है, लेकिन वह यह नहीं कह पा रहा है कि अन्य एजेंसियों के आंकड़े भरोसे लायक नहीं है। आखिर क्यों? कम से कम सीपीसीबी को सही आंकड़े तो देने ही चाहिए, क्योंकि यह कोई नियम नहीं हो सकता है कि यदि कहीं AQI आंकड़ा 500 से ऊपर हो जाए तो उससे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं रह जाती है। वायु की गुणवत्ता का सही आंकड़ा ना देना लोगों को अंधेरे में रखना है और साथ ही उनकी सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ करना भी है। यदि सीपीसीबी के वायु की गुणवत्ता मापने के मानक भिन्न है तो भी उससे ऐसा तंत्र तो बनाना ही होगा कि जिससे अधिकतम AQI की सटीक गणना की जा सके, ताकि किसी तरह का संशय ना रहे। और इसके साथ यह भी आवश्यक है कि उन कारणों का भी पता लगाया जाए जिनके चलते तमाम उपायों के बाद भी वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग रही है। अच्छा हो कि इस नतीजे पर पहुंचने में और देर ना की जाए। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वे निष्प्रभावी और उनसे बात करने वाली नहीं है। एक तो आप लोग सीबी की बात बार बार हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। सीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप लोग। 22 सितंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, कई रिपोर्टें आप लोग पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि 16 लाख लोगों की डेथ होती है वायु प्रदूषण के कारण, इस जहरीली हवा लेने के कारण। और एक और रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब ऐसा नहीं कि फेफड़े का कैंसर जिसे हो रहा है वो सिगरेट या बीड़ी पीता हो, तंबाकू खाता हो। अगर ये भी नहीं करता है तब भी फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। इस तरह की जहरीली हवा अगर कोई लेता है तो नॉर्मल सी बात है कि फेफड़े खराब होंगे ही, कैंसर होगा ही। एक कब जागेगा प्रशासन? पंजाब के सभी जिलों में क्षमता से अधिक बोझ लेकर सड़कों को रौंदते वाहन आसानी से देखे जा सकते हैं और इनकी चपेट में आने के कारण लगातार वाहन दुर्घटना होते हैं और इन हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़क पर पसर कर चलने वाले इन वाहनों को रोकने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। छोटे 4 पहिया वाहन चालकों को नियम के उल्लंघनों के नाम पर रोकने टोकने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी ओवरलोड वाहनों को देखकर आंखें मूंद लेते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रदेश की लगभग हर सड़क पर ऐसे वाहनों की कतार नहीं देती। और सोमवार को जालंधर में ऐसा ही एक ओवरलोड ट्रक भी सड़क पर पलट गया और इसकी चपेट में आप आकर एक कार पहले खंबे से टकराई, फिर आप देखिए सड़क की दूरी दूसरी तरफ जाकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। और पठानकोट के जुगियाल में भी एक
लोड वाहन ने सड़क पर एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ओवरलोड वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन नींद से जागने को इच्छुक दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार कब तक हादसों का यह क्रम चलता रहेगा और लोग जान गंवाते रहेंगे? सरकार प्रशासन को अविलंब इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही संबंधित विभागों में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। तभी सड़कों से इन वाहनों को हटने की उम्मीद की जा सकती है। क्या की जा सकती है? उम्मीद की जा सकती है। देख लीजिए पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में अगर आप देखें तो देख लीजिए, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में अगर आप देखें तो 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये क्या पंजाब। एक कपड़े का दोबारा उपयोग, तो चेक गणराज्य ने 2025 से अपने देश में कपड़े के रिसाइकलिंग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट कपड़ों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है और जिससे इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके और आप देखिए पर्यावरण को इसके व्यापक दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ का प्रत्येक नागरिक सालाना लगभग 10 से 12 किलोग्राम कपड़ा फेंक देता है। ऐसे में यह निर्णय कपड़ा कचरे की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये आप देखिए परिधान उद्योग दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग में शुमार है। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन के लगभग 10% हिस्से के लिए कपड़ा उद्योग से जुड़ी प्रक्रियाओं को जिम्मेदार माना जाता है। तंतु के लिए कपास उत्पादन से लेकर निर्माण, विक्रय, इस्तेमाल और उसमें उसके अंतिम रूप से नष्ट होने तक एक कपड़ा व्यापक कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करता है। कपड़ा के लिए कच्चा माल के उत्पादन, कपड़ा निर्माण के दौरान पानी की अंधाधुंध खपत होती है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार एक जोड़ी जीन्स बनाने में कपास के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद को स्टोर तक पहुंचाने तक 3,781 लीटर पानी लगता है और विश्व बैंक के अनुसार हर साल फैशन उद्योग 93 अरब घन मीटर पानी का उपयोग करता है, जो 5 मिलियन लोगों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा अनुमान है कि वस्त्र उत्पादन, रंगाई और परिष्करण उत्पादों से होने वाली वैश्विक स्वच्छ जल प्रदूषण के लगभग 20% के लिए जिम्मेदार है। कपड़े से निकला अपशिष्ट भूमि एवं जल प्रदूषण का कारण बनता है। यही नहीं, कपड़ों को बार बार धोने से उसमें से माइक्रोप्लास्टिक भी निकलते हैं। यूरोपीय संसद की एक रिपोर्ट बताती है कि पॉलिस्टर कपड़ों की एक धुलाई से 7 लाख माइक्रोप्लास्टिक फाइबर निकलते हैं। ये आंकड़े भी आप लोग याद रखा करिएगा, जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ इनका उपयोग कर लिया करिएगा। जो खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं, वहीं सिंथेटिक उत्पादों को धोने से हर साल समुद्र तल पर 5 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक जमा हो जाते हैं और कुछ कपड़ों का विघटन सैकड़ों वर्षों में होता है, जिससे वे लंबे समय तक स्थल, जल एवं वायुमंडल के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं और बदलते फैशन के कारण उत्पादित और फेंके जाने वाले कपड़ों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही, जो चिंता की बात है। फास्ट फैशन की बढ़ती प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के लिए भले ही हितकारी हो, किंतु इसका पर्यावरण एवं समाज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें अपने खरीद और उपयोग के तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए। कपड़ों को पुनः उपयोग और पुनः चक्रण में भागीदारी करनी चाहिए और फास्ट फैशन के बजाय टिकाऊ विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और विश्व बैंक की बात करें तो जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। तो इस तरह की संस्था के द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है, कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, तो इनका उपयोग संस्था के उल्लेख के साथ किया करिएगा आप लोग आंसर राइटिंग में, निबंध में। ये भी टिप्पणियां हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर जिले में प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान की बात हो रही है, शिक्षा में सुधार की बातें होती रहती है ना। मोदी सरकार के कार्यकाल ने स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक प्रभावी एवं क्रांतिकारी उन्नयन सुनिश्चित किया है और जिसमें नए IIT, IIM और एम्स की स्थापना के साथ नई शिक्षा नीति भी शामिल है। और हालांकि इन सराहनीय उपलब्धियों के बावजूद भारत के पैमाने और जनसांख्यिकीय विविधता के कारण इसमें और अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और अपनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु पर है जहां उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में
रणनीतिक निवेश उनकी आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक प्रतिष्ठा को बदल सकता है। और आप देखिए जैसे जैसे दुनिया औद्योगिक क्रांति के 4.0 युग में प्रवेश कर रही है और जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों का समावेश है, एक अत्यधिक कुशल और नवाचारी कार्यबल की मांग पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हर जिले में आप देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करना न केवल एक दूरदर्शी कदम सिद्ध होगी। और भारत में उच्च शिक्षा, तो भारत में आप देखिए 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। हालांकि यह संख्या शैक्षिक संस्थान के एक मजबूत नेटवर्क को दर्शाती है, लेकिन यह समान रूप से गुणवत्ता या फिर पहुंच की गारंटी नहीं देती है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में डिग्री तो आप देखिए कहीं भी मिल जाती है और बहुत सारे लोग तो पीएचडी कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, फिर भी बेरोजगार बने रहते हैं। उनकी जो योग्यता होनी चाहिए, जो आप देखते हैं कंपनियों को योग्यता चाहिए उनमें, वो उनके पास नहीं रहती है। इसीलिए तो देखते हैं कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 का चपरासी का फॉर्म डाल रहा होता है। या आप देखते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार केवल कुछ भारतीय संस्थान ही वैश्विक स्तर पर शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त करते हैं, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और शोध उत्पादन में एक अंतर को उजागर करता है। वहीं आप देखिए वर्तमान प्रमुख संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम और एम्स कुछ चुनिंदा शहरों में केंद्रित हैं और सीमित संख्या में छात्रों की सेवा करते हैं। वर्ष आप देखते हैं कि 2023 में 25 लाख से अधिक छात्र आईआईटी जेईई परीक्षा में भाग ले रहे थे और जबकि लगभग 16,000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही थी। यह प्रतिस्पर्धी जटिलता का मतलब है कि एक बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग या तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर विदेशी संस्थानों का विकल्प चुनते हैं। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 7.7 लाख से अधिक भारतीय छात्रों ने विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है। यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा। और मैं कह रहा हूं ना, इस तरह की संस्थाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अमेरिका, यूके, कनाडा और आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो हमारे यहाँ से आप देखते हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 ने अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें स्विट्जरलैंड 13वें साल भी शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, यूके है। चीन 11वें स्थान पर है, मजबूत बना हुआ है। लेकिन चीन अभी भी निर्माण, पेटेंट फाइलिंग्स, एआई एवं डिजिटल क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व में है। भारत में सुधार देखा गया, लेकिन यह अभी भी 39वें स्थान पर है। चाइना किस पे है? 11वें स्थान पर है। वैश्वीकरण और औद्योगिक क्रांति पर प्रभाव, तो औद्योगिक क्रांति 4.0 के आगमन के साथ उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे मशीन लर्निंग, डाटा विज्ञान, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में निपुण कार्यबल की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को न केवल सिद्धांतिक ज्ञान बल्कि व्यवहारिक और शोध आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। यदि क्षेत्रीय स्तर पर मशीन लर्निंग, डाटा विज्ञान, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सीखे जाएंगे तो इसका लाभ जनपद के उद्योगों में उसके प्रभावी उपयोग हेतु कम दाम में नए नए अनुसंधानों को मिलेगा। वर्तमान में प्रमुख संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम और एम्स इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, लेकिन इनकी सीमित संख्या और स्थानों की कमी बड़े पैमाने पर इनकी क्षेत्रीय स्तर पर आप देखिए प्रभावी होने से रोकता है। और मेधा व आर्थिक पलायन, तो हालांकि आप देखिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स की कठोर चयन प्रक्रिया भारत में उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों को सुनिश्चित करती है, और लेकिन यह तीव्र प्रतिस्पर्धा अक्सर कई भारतीय छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और ये आप देखिए छात्र न केवल ट्यूशन शुल्क का भुगतान करके अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करती है, बल्कि उनके श्रम बाजारों, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेकर उन्हें विकसित बनाने में सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में अध्ययन कर रहे हैं, और जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। और ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अनुसार भारतीय छात्रों ने 2022 में ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के माध्यम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $7.6 अरब का योगदान किया है। यूके में पढ़ने वाली बाहरी छात्रों में भारत की हिस्सेदारी 15% से अधिक है, और 2023 में लगभग 1.25 लाख छात्र यहाँ के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, और कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या 2022 में 1 लाख से अधिक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए 2023 में यह संख्या 90,000 के आसपास रही है। और आप देखिए वस्तुतः
विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों की तुलना में कम चुनौतीपूर्ण माना जाता है, परंतु ये वैश्विक विश्वविद्यालय ऐसी प्रतिभाओं का निर्माण करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास में अग्रणी होते हैं। उदाहरण के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का घर है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैसे क्षेत्रों में प्रमुख अनुसंधान का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखते हैं 2023 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी, स्टैनफोर्ड व हार्वर्ड ने वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया और अनुसंधान, उत्पादन, नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त की है। इससे सिद्ध होता है कि विदेशी विश्वविद्यालय आसान चयन मानदंडों के बावजूद छात्रों में अधिक मूल्य जोड़ते हैं और भारत में कठिन चयन प्रक्रिया के बाद भी आईआईटी, आईआईएम और एमसीसी से पढ़कर निकलने वाली प्रतिभाएं विदेश चली जाती हैं और इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए भारत को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को घरेलू स्तर पर सुलभ बनाना होगा और इससे आप देखिए प्रतिभा भारत में बनी रहेगी, जिससे स्थानीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान भी बढ़ेगा। देख रहे हो, और एक समय ऐसा हुआ करता था कि दुनिया भर के लोग भारत में पढ़ने आते थे। मैं प्राचीन भारत देख लीजिए, मध्यकालीन भारत में देख लीजिए, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे ना, विकसित भारत की रणनीतिक आवश्यकता। तो भारत की प्रमुख संस्थान की सफलता पर आधारित हर जिले में आईआईटी, आईआईएम, एम्स की स्थापना का समय उपयुक्त है और 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या, विशाल युवा जनसांख्यिकीय के साथ भारत को विश्व स्तरीय शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है और जिलों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी और शिक्षा के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर जीडीपी के 4.5% से 6% के वैश्विक औसत के करीब लाना होगा, जबकि भारत में वर्तमान में यह 3.1% है। अब शिक्षा पर आप जितना खर्च करेंगे उतना ही तो फायदा मिलेगा और शिक्षा देखिए हर किसी की मूलभूत जरूरत है। प्रतिष्ठित संस्थानों को अधिक सुलभ बनाने से भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका युवा वर्ग औद्योगिक क्रांति 4.0 और इसके बाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से लैस हो और इससे आप देखिए जिला स्तर पर शिक्षा और नवाचार का नया पावर हाउस बनने में मदद करेगा, जो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को की निर्यात शक्ति को धरातल पर उतार पाने में समर्थ होगा। हर जिले में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीतिक योजना, निवेश, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच करीबी सहयोग और सार्वजनिक निजी भागीदारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 2023 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया था कि पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान से आरक्षित श्रेणियों के आप देखेंगे कि 13,600 से अधिक छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। यह आंकड़े बताते हैं कि अच्छी शिक्षण संस्थानों में पहुंच निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के बच्चे वहां की उच्च आर्थिक सामाजिक स्थितियों में स्वयं को नहीं ढाल पाते हैं और यह तथ्य आप देखते हैं 1989 मशहूर बाल मनोवैज्ञानिक एलर रेफका द्वारा दिए गए डेफिसिट सिद्धांत को पुष्ट करता है और इतनी बड़ी संख्या में जब आरक्षित वर्ग पढ़ाई छोड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका समाधान उत्कृष्ट शिक्षा में नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब उत्कृष्ट शिक्षा जनपद तक पहुंचेगी तो वह लोक चेतना को जागृत करते हुए उसकी अभिव्यक्ति और समाधान को निखारेगी और ड्रॉप आउट की संख्या में खासी कमी आएगी। उन्नत शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को की ये आप देखेंगे जनपदीय स्वायत्ता से नवोन्वेष भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलने से उन सभी संबंधित उद्योगों में रोजगार सृजन होगा जो प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मानव स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं और इन संस्थानों का विस्तारित नेटवर्क सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण पूरा करने का सार्थक कदम होगा और विशेष प्रशिक्षण में जनपदीय क्षमताओं को मजबूत करके भारत तकनीकी, प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल समाधानों का बड़ा आपूर्तिकर्ता, निर्यातक बनने में अपनी भूमिका को सशक्त बना सकता है और जिससे वैश्विक बाजार में इसका हिस्सा बढ़ेगा। मोदी सरकार की उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की कोशिशों ने एक मजबूत नींव रखी है। हालांकि विकास को बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना के लिए एक रणनीतिक प्रयास जरूरी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए शिक्षा अच्छी मिलती है तो मैं कहता हूँ कौशलता, योग्यता आती है। योग्यता आती है तो क्या रहता है, नौकरी भी आराम से कर पाएंगे और जिस योग्यता की जरूरत होगी वो भी मिल पाएगी। रजत उत्सव और आदर्श राज्य का लक्ष्य, यह उत्तराखंड की बात हो रही है। किसे देख लीजिए, उत्तराखंड, ये देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है।
ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। इसके राज्यपाल क्या है, कौन है यहाँ के? गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र में नीति निर्माण प्रक्रिया, ये जरूर पढ़ लीजिए। एक लोकतंत्र में नीति निर्माण के लिए यह सवाल समझना जरूरी है कि अधिक महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक तंत्र या प्रशासनिक तंत्र। असल में सवाल का जवाब सीधा सपाट नहीं है। इसके लिए हमें तकनीकी पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि लोकतंत्र में आम नागरिकों को जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता क्यों है, जबकि लोकतांत्रिक देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होता है जो जनप्रतिनिधियों और उनकी राजनीति को नापसंद करता है, उनकी कटु आलोचना करता है। नीति निर्माण वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। आम आदमी के पास इतना समय, तकनीकी ज्ञान और रुचि नहीं होती है कि वह हर नीति में से संबंधित मामले का गहराई से अध्ययन कर अपनी राय बना सके और उस पर कोई निर्णय ले सके, साथ ही लिए गए निर्णय को लागू करा सके। ऐसे में आम नागरिक चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं और ये प्रतिनिधि संविधान में की गई व्यवस्था के तहत कानूनी रूप से चुनाव के माध्यम से पराधिकृत होकर नागरिकों की ओर नीतिगत निर्णय लेते हैं। और नागरिक इन जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि वे उनके विचारों का सही तरीके से, आप देखिए, प्रतिनिधित्व करेंगे और इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और जिससे कम समय, खर्च और प्रयास में सभी नागरिकों की नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि जनता के विचारों का सही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, क्योंकि नीति निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान की कमी जनप्रतिनिधियों में हो सकती है, खासकर यदि उनके पास संबंधित विषय का अनुभव, प्रशिक्षण या विशेषज्ञता न हो। ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय आम नागरिकों द्वारा लिए गए निर्णयों में बड़ा अंतर नहीं रह जाता है और तब यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र की जरूरत पड़ती है। प्रशासनिक तंत्र नीतिगत मामलों के लिए प्रशिक्षित होते हैं और वे अनुभव, दक्षता और विशेषज्ञता से जनप्रतिनिधियों को नागरिक हितों के अनुरूप नीतियां बनाने में मदद करते हैं। यह प्रशासनिक तंत्र नीति निर्माण की मुख्य आधारशिला तैयार करते हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि तो आप देखते हैं कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितने होशियार होते हैं, कितने जानकार होते हैं, ये तो आपको मालूम चलता रहता है कि नहीं। और जिन लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक तंत्र चलाने वाले जनप्रतिनिधियों में नीति निर्माण को लेकर विशेषज्ञता का अभाव होता है, वहां प्रशासनिक ढांचा अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसका लाभ यह होता है कि नागरिकों को अधिक दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है जो नागरिकों की जरूरतों को पूरा करती है, विकास कार्यों को क्रियान्वित करती है, कानून का पालन सुनिश्चित करती है और लोकतंत्र को जीवित रखती है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह है कि प्रशासनिक तंत्र पर राजनीतिक नियंत्रण कम होता है और जनप्रतिनिधि नीतिगत निर्णय को लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते, उनकी जो लोग बन रहे हैं ना, उनकी जो टीम बन रही ना, उन लोगों के बारे में आप पढ़िए, आपको हमारे देश में वहां जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएंगे कि उसकी डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसमें किन किन लोगों को शामिल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि जनप्रतिनिधि अधिक निपुण और विशेषज्ञ होते हैं तो वे प्रशासनिक ढांचे पर कम निर्भर रहते हैं और केवल सहायक कार्यों के लिए प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करते हैं। इससे एक सशक्त राजनीतिक तंत्र का उदय होता है जहां जनता का सीधा नियंत्रण होता है। लेकिन इसकी भी एक कमी है, यदि जनता जनप्रतिनिधि के कामकाज से संतुष्ट है तो वह केवल अगले चुनाव के माध्यम से उसे बदल सकती है। और आप देखते हैं कि दबाव समूहों की भूमिका, तो लोकतंत्र में नीति निर्माण में दबाव समूह की भूमिका को समझना भी जरूरी है। अधिकांश मतदाता अपने मत की ताकत को लेकर संशय में रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके एक वोट का मतलब बहुत कम है और इसलिए वे अपने मत की ताकत को संगठित करने के लिए दबाव समूह से जुड़ जाते हैं जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दबाव समूह देश की बड़ी आबादी के केवल एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और अक्सर आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा, भैया हमारे वोट डालने से क्या हो जाएगा। और इस प्रकार देश में कई प्रकार के दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इन दबाव समूहों के हित आपस में टकराते हैं। अक्सर ये हित बड़ी आबादी के व्यापक हितों से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के लिए इन समूहों के बीच संतुलन बनाते हुए नीति निर्माण करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है और किसी भी एक मतदाता की तुलना में दबाव समूह से प्राप्त होने वाले मतों की संख्या और उनका प्रभाव सदैव अधिक होता है। ऐसे में राजनेताओं या जनप्रतिनिधियों के लिए दबाव समूह के प्रभाव में आना अक्सर मजबूरी बन जाता है और इस स्थिति में जनप्रतिनिधि आम आदमी के मुद्दों की अपेक्षा संगठित दबाव समूह या फिर प्रभावशाली
समूहों की मांगों को अधिक तवज्जो देने लगते हैं। ऐसे में प्रशासनिक ढांचा राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की तुलना में फिर से अधिक प्रभावशाली हो जाता है तथा जनप्रतिनिधियों एवं दबाव समूह की निर्भरता उन पर और अधिक हो जाती है। समावेशी नीति निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है। लोकतंत्र में दक्ष सशक्त जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व के साथ निष्ठावान विशेषज्ञ तथा उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचा तथा दबाव समूह का देश के बड़े हितों से साम्यता का भाव वैसी आदर्श दिशाएं प्रस्तुत कर सकते हैं जो समावेशी नीतियों के निर्माण की उधेड़ बुन को सरल कर सकती हैं। और निसंदेह नीति निर्माण में ये सभी एक दूसरे के पूरक भी हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दिया करिएगा आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है ना, इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।